नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाचव्यांदा भेटत आहोत. पहिला जो धडा आहे आपला पॉप्युलेशन लोकसंख्या याच्यातला दुसरा भाग आणि त्याच्यातला काही कंटेंट उपविभागावर आज आपण काही गोष्टी मी तुमच्याशी संवाद साधणार आहे आणि तो मुद्दा म्हणजे स्थलांतर, मायग्रेशन. याचा आपण अनुभव पण घेतोय, आपण अनुभवतोय किंवा इतर आपल्या ज्या अवतीभोवती ज्या घटना घडतात त्याच्याशी संबंधित हा मुद्दा आहे स्थलांतर. त्याच्यामुळं अतिशय जवळचा हा मुद्दा आपण शिकतोय. त्याचं नाव आहे मायग्रेशन, त्यालाच मराठीत स्थलांतर असे म्हणतात. तर शब्दशः त्याची आपल्याला व्याख्या करणं पहिलं गरजेचं ठरेल. तर मायग्रेशनचा एक मी डिक्शनरी अर्थ असा बघतोय की मुवमेंट ऑफ पीपल, म्हणजे व्यक्तींची होणारी हालचाल, व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा समूह, ग्रुप ऑफ पीपल ऑर इंडिव्हिज्युअल्स एका पॉलिटिकल एरियातून किंवा एका जॉग्राफिकल बाउंड्रीतून दुसऱ्या बाउंड्रीत जाणे किंवा येणे याला आपण मायग्रेशन असं म्हणतो, म्हणजे स्थलांतर असं म्हणतो. तर त्याची पुस्तकात एक व्याख्या दिलेली, डेफिनेशन दिलेली, ती पूर्ण अगोदर बघूया. व्हेन अन इंडिव्हिज्युअल or group of individuals moves from one place to another, from one political boundary to another, for lesser to longer duration, permanently or unpermanently, this movement is called migration. आता मराठीत तुम्हाला सांगतो, व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा समूह एका राजकीय सरहद्दीतून दुसऱ्या राजकीय सरहद्दीत किंवा एका भौगोलिक एरियातून दुसऱ्या भौगोलिक एरियामध्ये त्यांची होणारी हालचाल म्हणजेच मायग्रेशन. आणि मग हे मायग्रेशन इथे ही व्याख्या संपती, परंतु दिस मे हॅपन सडनली, ते अचानक येऊ शकतं. ऑल्सो इट कॅन बी आयदर व्हॉलंटरी, ते स्वेच्छेने होऊ शकतं, किंवा इनव्हॉलंटरी म्हणजे कसं ते बळजबरीने होऊ शकतं. अशा प्रकारे मायग्रेशनची आपल्याला व्याख्या सांगता येईल. मायग्रेशन मुद्दा शिकताना किंवा शिकण्यापूर्वी तुम्हाला मी दोन गोष्टींची माहिती सांगतो की एक तर हा धडा आपल्याला मागच्या वर्षीच्या सिलेबसमध्ये, मागच्या वर्षीच्या म्हणजे कोणत्या, मागच्या वर्षीला जो 12वी सिलेबस होता त्याच्यावर स्वतंत्र चॅप्टर आहे मायग्रेशन, स्थलांतर नावाचा धडा होता. 2 धडा होता. आणि आताही आपल्याला या पुस्तकामध्ये बरेचसे त्याच्याबद्दलची घटक दिलेले आहेत अभ्यासासाठी. तर हा पॉप्युलेशनचा पूर्ण बेस एकतर पुल फॅक्टर्स म्हणजे आकर्षित घटक किंवा पुश फॅक्टर्स अपकर्षित घटक या 2 शब्दांवरच आधारलेला हा संपूर्ण भाग आहे. त्याच्याशिवाय मायग्रेशन म्हणजे स्थलांतर होऊ शकत नाही असं माझं तर स्पष्टच मत आहे. म्हणून आपण त्याचा देखील उल्लेख आता पुढच्या याच्यामध्ये उदाहरणासहित आपण बघणार आहोत. पॉप्युलेशन डेन्सिटी, पॅटर्न्स अँड स्ट्रक्चर ऑफ द पॉप्युलेशन ऑफ बोथ ऑफ ओरिजिनल रिजन. ओरिजिनल रिजन्स मीन्स डोनर रिजन, आता त्याची कन्सेप्ट पुढे बघा. अँड द रिजन व्हेअर मायग्रेशन हॅज टेकन प्लेस, दॅट इज इन ब्रॅकेट रिसिपंट रिजन, म्हणजे तो घेणारा प्रदेश, विल बी अफेक्टेड. सेंटेन्स आय कॅन रिपीट अगेन. पॉप्युलेशन डेन्सिटी, पॅटर्न्स अँड स्ट्रक्चर ऑफ द पॉप्युलेशन ऑफ बोथ the original region in bracket donor region and the region where migration has taken place in bracket recipient region will be affected. Donor region means what? देणारा प्रदेश, डोनेशन म्हणजे आपण देतो काय ज्या वस्तू काय असेल तर इथं रिजन म्हटलेलं आहे मायग्रेशनच्या कन्सेप्टमध्ये. डोनर रिजन म्हणजे देणारा प्रदेश आणि रिसिपंट रिजन म्हणजे घेणारा प्रदेश. अशा 2 प्रदेशांची आपल्याला तुलना करायची किंवा या 2 प्रदेशामध्ये
अशा अनेक प्रदेशामध्ये, मग ते अंतर्गत असेल म्हणजे भारतातल्या भारतात किंवा एखाद्या देशातल्या देशात, मग खंडांतर का होते किंवा मग खंडांच्या बाहेर म्हणजे इतर देशांमध्ये होणारं स्थलांतर, ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची म्हणजे ही प्रोसेस कंटिन्यू चालूच असते. तर दोन रिजन आपल्याला याच्यामध्ये महत्त्वाचे अभ्यासायचे, तर डोनर रिजन आणि रिसिपंट रिजन, म्हणजे देणारा प्रदेश आणि घेणारा प्रदेश. घेणारा प्रदेश म्हणजे काय, तर मायग्रेशन तिथं येतं, तिथं मायग्रेट लोक होऊन राहतात, त्याचा विस्तार वाढत वाढत चालला आहे. मग आता तुमच्यासमोर उदाहरणं आली असतील. देणारा प्रदेश म्हणजे ते लोक गाव सोडून जातात. मग सोडून कुठं जातात, तर शहरी भागात जातात. मग शहरी भागाची संख्या वाढते आणि खेड्यातून शहराकडे जाण्याची दिवसेंदिवस संख्या वाढतच चाललेली आहे. आता तुमच्या लक्षामध्ये प्रदेश आले असतील, देणारा आणि घेणारा, डोनर रिजन आणि रिसिपंट रिजन. ओके, नेक्स्ट सेंटेन्स. मायग्रेशन कॅन बी क्लासिफाय इन टू व्हेरियस टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देअर रिजन, ड्युरेशन. आता मायग्रेशनच्या बऱ्याच त्यांनी क्लासिफाईड केलं, वर्गीकरण अनेक ठिकाणी आहे, परंतु आपल्याला इथं अनुभवायचं, इथं अभ्यासायचं आपल्याला रिजन आणि ड्युरेशन. रिजन म्हटलं तर प्रदेशानुसार प्रदेश, आणि ड्युरेशन म्हटलं तर कालावधी. या दोन गोष्टींचा आपल्याला अभ्यास करायचा. ऑन द बेसिस ऑफ रिजन, अगेन त्याचं क्लासिफिकेशन केलं आहे, बेसिस ऑफ रिजन. आता त्याचं तसं रिजनमध्ये त्यांनी क्लासिफिकेशन केलं बघा, इंटरनल मायग्रेशन आणि एक्सटर्नल मायग्रेशन. इंटरनल मायग्रेशन मीन्स व्हॉट, काय इंटरनल मायग्रेशन ते तुम्हाला मी अगोदर थोडक्यात समजून सांगतो. देशातल्या देशात होणारं मायग्रेशन. आता देशातल्या देशात म्हटलं तर भारतामध्ये अनेक राज्य आहेत. मग महाराष्ट्रातून बँगलोरला जाणारे लोक, कलकत्त्याला जाणारे लोक, दिल्लीला जाणारे लोक, किंवा महाराष्ट्रात यूपी म्हणजे उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यातून येणारे लोक, असा तो अंतर्गत देशांच्या अंतर्गतली ती बाब आहे. म्हणजेच काय, देशांच्या अंतर्गत घडणारं ते स्थलांतर आहे, मायग्रेशन आहे, त्याला इंटरनल मायग्रेशन आपण असं म्हणूयात. आता मी इंटरनल मायग्रेशनच्या बाबतीत आपण इतर राज्यांशी तुलना केली, पण देश एकच, पण त्याचं उदाहरण आपण भारताचं घेतलंय. परंतु इतर राज्यात त्याचं काय होतं, स्थलांतर म्हणजे मुवमेंट होते, येतात पण जातात पण. असंच आपण एकाच राज्यातल्या बाबतीत जर विचार केला, एकाच राज्याच्या बद्दल आपण थिंकिंग केली. फॉर एक्झाम्पल महाराष्ट्राचं आपण एक उदाहरण घेऊयात की महाराष्ट्र राज्यामध्ये अनेक जिल्हे आहेत. देर आर मोर डिस्ट्रिक्ट्स. मग डिस्ट्रिक्ट्समध्ये काय होतं, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मायग्रेशन घडून येतं. इंट्रा डिस्ट्रिक्ट म्हणजे काय, मग आता एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात, फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट. मग मायग्रेशन कसं घडून येतं, का घडून येतं, त्याच्या पाठीमागं बरेच कारण आहेत आणि ते आपल्याला ठाऊक पण आहे त्याच्यातले काही कारण. उदाहरणार्थ आपण नगर जिल्ह्याचं घेऊ. नगर जिल्ह्यातले लोक पुणे जिल्ह्यात जातात. कशासाठी जातात, तर नगर जिल्ह्यामध्ये ज्या काही फॅसिलिटी नाहीत, उदाहरणार्थ हाय एज्युकेशन असेल किंवा हाय मेडिकल फॅसिलिटीज असेल किंवा लिव्हिंग स्टँडर्ड ऑफ हाय असेल किंवा अन्य काही कारणं असेल, तिथं IT सेक्टर्स आहेत, फार इम्पॉर्टंट आहे, IT सेक्टर्स आहेत. मग आपल्याकडे कॉम्प्युटरमध्ये शिक्षण घेणारे लोक IT मध्ये काम करण्यासाठी त्यांना जॉब ऑपॉर्च्युनिटी कुठे आहे, तर पुणे शहरात आहे, म्हणून नगर जिल्ह्यातून पुणे शहरात जातात. आलं लक्षामध्ये. आता दुसरं आपण बघू, इंटरनल मायग्रेशनमध्ये वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, जॉब ऑपॉर्च्युनिटीसाठी आपण बघितलं. दुसरं अजून एक बघूया, ती एक्झाम्पल आपण ऊस कामगार, ऊस कटिंग कामगार, म्हणजे ॲट द टाइम ऑफ शुगर केन हार्वेस्टिंगचा जो पिरियड असतो, तो पिरियड एक ठराविक काळासाठी असतो, शॉर्ट टर्ममध्ये असतो, त्याचा ड्युरेशन जास्त नसतो, त्याला हंगामी आपण असं म्हणतो, ते हंगामी काम आहे. मग याच्यामध्ये नगर जिल्हा जर बघितला आपण तर शेती व्यवसायात अग्रेसर आहे आणि जास्त पाण्याच्या फॅसिलिटीज असल्यामुळे साहजिक ऊस हे उत्पादन घेतलं जातं. मग हे ऊस उत्पादन, हे जे ऊस हार्वेस्टिंगचा ज्यावेळेस टाईम येतो त्यावेळेस आपल्याला लेबर हे बीड जिल्हा, उस्मानाबाद जिल्हा, औरंगाबाद जिल्हा, इतर जिल्ह्यातून इथे येतात. एक ठराविक 3-4 महिन्याचा तो कालावधी असतो आणि मग पुन्हा ते त्यांचं काम झाल्यानंतर त्याच्या मूळ गावी परततात किंवा मग इतर कुठे शहरामध्ये अनेक ते वेगळ्या कामासाठी जातात. असं त्याचं एक आपल्याला बेस्ट एक्झाम्पल आपल्याला द्यायचं आहे. म्हणजे आता रिजनचं जर आपण उल्लेख केला तर आपण डिस्ट्रिक्ट वाईज बघितलंय, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बघितलंय,
प्रदेश बघितलेत, म्हणजेच आपण राज्यांचा विचार केला, स्टेटचा राज्य सांगितले आपण उदाहरण. म्हणजेच काय, हे एकाच देशामध्ये घडून येणारं स्थलांतर आहे, म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणू, इंटरनल मायग्रेशन. सेकंड, एक्सटर्नल मायग्रेशन. एक्सटर्नल मायग्रेशन मीन्स इन मराठी बाह्य स्थलांतर. हे बाह्य अंतर्गत होतं. म्हणजेच काय, आता इथं आपल्याला इतर देशांची तुलना करायची, म्हणजे आपला देश इतर देशात कसं मायग्रेट होऊन जातो, किंवा इतर देशातले पण आपल्याकडे मायग्रेट होतात, किंवा दोनच देश नाही, असं कॉम्प्लेक्सिटी, जितके खंड आहेत, जितके कॉन्टिनेंट आहेत, त्या कॉन्टिनेंटवर असलेले देश इथं सतत मायग्रेशन चालू असतं. आता तुम्ही बघा, विमानांची उड्डाणं चालूच आहेत, वॉटरवेजवर आपल्या शिप्स चालूच आहेत. मग ते काय एकाच देशाला नुसता प्रभाव चाललाय का त्यांचा, किंवा आपल्याकडेच येतात का, तसं काय नाही. ही फ्लेक्झिबिलिटी अनेक देशांशी चालूच असते. परंतु उदाहरण म्हणून जर बघितलं, जास्तीत जास्त फ्लो कुठं जातो त्याच्याबद्दल जर आपण उदाहरण घेतलं तर बेस्ट एक्झाम्पल, फ्रॉम इंडिया टू USA, फ्रॉम इंडिया टू गल्फ कंट्रीज, फ्रॉम इंडिया टू USA फॉर व्हॉट, पीपल वेअर मुव्हिंग. मग तिथं काहीतरी पुल फॅक्टर आहे. देर इज अ वन पुल फैक्टर विच इज दैट, फॉर एग्जाम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई, वो बहुत अच्छी तरह से पैकेज देते हैं, जहाँ के हमारे डॉक्टर्स से, टेक्नीशियंस से, देन आफ्टर हमारे इंजीनियर से, यहाँ काम करने के बाद, यहाँ सीखने के बाद वो हाईली पैकेज पाने के लिए क्या करते हैं, दूसरे देश में जाके सर्विस करते और हाईली वेजेस पाते. मतलब क्या, उनको ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह मिलती करके हो जाते, या वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म. मतलब क्या, एक 4-5 साल होने के बाद वो वापस भी आते हैं, या तो फिर वही जाके सेटल होते. इस माइग्रेशन को कहते हैं एक्सटर्नल माइग्रेशन. देन आफ्टर गल्फ कंट्रीजचं पण एक उदाहरण घेतलं, केरळातले जर लोक बघितले आपण, किंवा आपल्या इतर राज्यातले बघितले, तर गल्फ कंट्रीजला अट्रॅक्ट झाले. तिथं का, तर माइनिंग होती पेट्रोलियमची. वो माइनिंग की वजह से वो भी लोग क्या करते हैं, उनकी जनसंख्या खुद की कम है, तो माइग्रेट करके लोग लाते हैं वहाँ से, और मोस्टली हमारे इंडियंस लोग वहाँ पे जाके काम करते हैं. कुछ 10-20 साल काम करेंगे, वापस आएंगे, या तो पास आएंगे, जो उनका ड्यूरेशन वो खत्म हो गया, वो वापस आते हैं, या तो कई लोग जब वहाँ पे जाके सेटल होते हैं. तो ये जो कंसेप्ट है इंटरनल माइग्रेशन और एक्सटर्नल माइग्रेशन, उसके जो उदाहरण है हमारे किताब में भी है, 1-2 मैंने एक्स्ट्रा उसको भी ज्वाइन किए, तो इसके वजह से आपको ये बात समझ में आई होगी कि रीजन वाइज कैसे माइग्रेशन होता है. देन आफ्टर लॉन्ग टर्म माइग्रेशन. लॉन्ग टर्म मतलब इन मराठी कालावधीनुसार, उसको अगेन डिवाइड किया है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म. तर शॉर्ट टर्म मतलब क्या, अल्पकालीन, आणि लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घकालीन. शॉर्ट टर्म मायग्रेशन कसं होतं, आता बघा, तुम्ही तुमचंच उदाहरण घ्या ना. तुम्ही शाळेसाठी एक आपल्याकडे असे विद्यार्थी की ते 4-5 किलोमीटरहून येतात, सकाळी कॉलेज करतात, दुपारी घरी जातात, म्हणजे टेम्पररी बेस. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि हमारे हॉस्टल में आके रुके 2 साल रहते आराम से, या ज़्यादा उनको सीखना, आगे भी हमारा कॉलेज उनको अवेलेबिलिटी देता है, एजुकेशन फैसिलिटी देता है. तो कहने का मतलब क्या, शॉर्ट टर्म में क्या होते हैं, थोड़े दिन के लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, या तो डेली हो, परमानेंट कैसे होता है कि फिर जाके वहाँ पे 1-2 साल रुकना, फिर वापस आना. इसके लिए क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म हम उसको कहते हैं. सेकेंड है जो हे रहते गुराखी लोक आपण ज्याला म्हणतो, ते चाऱ्याच्या शोधात आपल्या गायींना, गुराढोरांना घेऊन दुसऱ्या राज्यात जातात, किंवा आपल्याच प्रदेशात चाऱ्याच्या शोधात पुढं पुढं चालतात. आता हिमालयामध्ये गुज्जर समाज आहे, तर तो असा सतत फिरत असतो आपल्या मेंढ्यांना घेऊन, गायांना घेऊन, आणि आपण त्याचं उदाहरण इथं बघितलेलं आहे. दुसरं एक उदाहरण तुम्हाला शॉर्ट टर्मचं दिलं, आत्ता मगाशी आपण रिजनमध्ये बघितलं, ते इथं पण लागू होते, ते म्हणजे ऊस तोडणी कामगार. जो कुछ हमारे वो लेबर से शुगर केन के हार्वेस्टिंग के टाइम काम करते, वो क्या आते हैं, थोड़े दिन के लिए ते आते, एक सीजन होने के बाद फिर वापस वो चले जाते हैं. ये 2-3 उदाहरण उसको एप्लीकेबल होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए. अभी देखिए लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म में क्या है, मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि लॉन्ग टर्म में फ्रॉम इंडिया टू USA, एंड दैट व्हाट पर्पज, फॉर इकोनॉमिक पर्पज,
क्योंकि क्या है, वो डेवलपिंग कंट्रीज के सिटीजन को अट्रैक्ट करता है। कैसे अट्रैक्ट करता है, तो हाईली पैकेजेस देता है, उनको वेजेस हाईली देता है। इस प्रकार वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, फिर हमारे डेवलपिंग कंट्रीज के लोग वहाँ पे जाके काम करते हैं, एक तो सेटल होते हैं, फिर नहीं तो वापस आती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वहाँ पर जो क्या रूल्स रेगुलर्स के अनुसार वहाँ का वो सिटीजन मेंबरशिप प्राप्त करते हैं, इसलिए हम उसको लॉन्ग टर्म माइग्रेशन कहेंगे कि वो वहाँ पे जाके सेटल कर गए। समझ में आई बात। तो इस प्रकार का ये हमारा माइग्रेशन है, एक तो इंटरनल माइग्रेशन और दूसरा एक्सटर्नल माइग्रेशन। नेक्स्ट, रीजंस फॉर माइग्रेशंस। माइग्रेशन के रीजन से मतलब कुछ कॉजेस है और कुछ तो फैक्टर्स उसको रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है हमारा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट, इसके हमने कुछ कॉजेस दिखे, कॉन्सिक्वेंस बाद में देखे, लेकिन कॉजेस हमने देखे कि फिजिकल फैक्टर इज देयर, देन आफ्टर इकोनॉमिक फैक्टर इज देयर, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर इज देयर। वो जो 4 फैक्टर्स है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही यहाँ भी वो एप्लीकेबल होता है, वो जो घटक है उनके वो यहाँ भी एप्लीकेबल होता है। तो पॉइंट देखो, स्थलांतराची कारणे मतलब क्या, रीजन्स ऑफ माइग्रेशन। जैसे हालांकि मैंने पहले हाईलाइट किया कि कुछ तो पुल फैक्टर्स है और कुछ पुश फैक्टर्स है, इसी के आधार से ही माइग्रेशन हो रहा है। तो पुल फैक्टर्स का मतलब क्या, अट्रैक्ट करना, लोगों को अट्रैक्शन देना, और पुश का क्या है, उनको फोर्सफुली वहां से जाना ही पड़ता है या तो फिर उसको फोर्स करना ही पड़ता है, तो वो जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं। अभी पुल का देखेंगे हम। पुल का ऐसा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से, मतलब फिर वही आता है, नौकरी अच्छी पाने की वजह से लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया सेक्टर्स में जाते हैं। अंडर डेवलप कंट्रीज से डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप कंट्री के लिए जाते हैं। तो एक पुल रहता है और वहाँ का एंटरटेनमेंट और जो भी कुछ फैसिलिटीज है, हेल्दी एटमॉस्फेयर, वो लोगों को क्या करता है, पुल करता है। और पुश का एक एग्जांपल देखेंगे तो हम अभी 1 2 3 जो पॉइंट है हमारे 1 2 3 4, उसके अनुसार ये दो हमारे सामने घटक रखे हैं, यूनिट है, उसका हम विचार करेंगे। तो फर्स्ट है फिजिकल, मीन्स प्राकृतिक। फिजिकल कॉज है, इसकी वजह से लोग माइग्रेशन कर रहे हैं। अभी देखो, प्राकृतिक में हमको एग्जांपल दिया, नेचुरल कैलामिटीज। वो कौन से, नैसर्गिक आपत्ति, फॉर एग्जांपल फ्लड्स मतलब पूर, दुष्काल, ड्रॉट्स, भूकंप, अर्थक्विक, ज्वालामुखी, वॉल्केनिक इरप्शंस, वादड़े मीन्स साइक्लोन्स, इसकी वजह से माइग्रेशन होता है। यह आता है प्राकृतिक के अंडर। अभी देखो ना, हमारे इंडिया, साउथ इंडिया में कौन सा आ गया था, निसर्ग नाम का साइक्लोन आ गया था। इसकी वजह से क्या हो गया, हमको प्री इंटीमेशन दिए थे हमारे एटमॉस्फेयर में जो काम करते हो लोगों ने, वेदर जो रिपोर्ट देते हैं उन्होंने हमको इंटीमेशन दिया था। हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, उन लोगों को फोर्सफुली वहाँ से हटाया और अच्छी जगह जहाँ सेफ है, अच्छी बिल्डिंग है, वहाँ पे उनको कुछ 1 2 दिन के लिए शिफ्ट किया था। हमने तो टीवी पे देखा है, न्यूज़ में। इस प्रकार का ये टेम्पररी माइग्रेशन होगा। तो फिर कुछ ऐसे ड्रॉट कंडीशंस होती है कि जो उसका ड्यूरेशन लंबा चलता है, बारिश ही नहीं होती, तो वो लोग क्या खाएंगे, वो क्या काम करेंगे, खेती बाड़ी में कुछ चांसेस नहीं। और जो कुछ प्रिमिटिव उनके जो एक ये रहता है ऑक्यूपेशन, वो भी धीरे धीरे कम होते जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरी शहरों में जाते हैं। मोस्टली हमारा मराठवाड़ा का एरिया जो है, उनके अगर हम लोग देखेंगे तो मोस्टली पुणे में आते हैं, मुंबई में आते हैं। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर ड्रॉट कंडीशन ज़्यादा है, पीने का पानी नहीं कम मिलता है, तो खेती की तो बात दूर है। फ्लड कंडीशंस आती है, जो बैंक ऑफ रिवर के बेसिन्स में जो भी कुछ विलेजेस एस्टेब्लिश हो चुके हैं, जो भी कुछ हमारे विलेजेस है, अर्बन सेक्टर है, अगर फ्लड आता है बारिश के टाइम, तो इमिडिएटली उनको हटाना पड़ता है।
हालांकि वो उसको वार्निंग देती है, क्योंकि उस ऊपर के हिस्सों में, ऊपर के एरिया में बारिश ज़्यादा होती है तो उनको क्या करते हैं, फ्लड आने के चांसेस होते हैं। तो हमारा रूरल एरिया में तो हमारी तहसील उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम करती है, गवर्नमेंट सेक्टर उसके ऊपर काम करता है कि लोगों को फोर्सफुली वहाँ से हटा दिया जाए। समझ में आपको? तो ये पुश फैक्टर मतलब क्या, उसके लिए जो फिजिकल्स फैक्टर्स जो मैंने आपके सामने रखे वो उसके लिए जिम्मेदार है, मतलब क्या, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट सेकंड आर्थिक मीन्स इकॉनॉमिक फॅक्टर क्या आता है, रोजगाराच्या संधी मतलब क्या, जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज, स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग, राहणीमानाचा उंचवण्याचा दर्जा, व्यवसायासाठी लोक स्थलांतर करतात। फॉर व्हॉट पीपल हैपन माइग्रेशन, क्यों कर रहे हैं माइग्रेशन, तो एक तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, सेकंड उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो हाई चाहिए। मतलब होता है क्या, रूरल एरिया तो किस रीजन में फैसिलिटीज़ नहीं मिलता, फुल वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग की जो वाटर है वो उनको नहीं मिलती, कम मिलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम नहीं रहता, इलेक्ट्रिक सिस्टम, जैसे कि शहरों में हम देखते हैं कि 24 घंटे लाइट रहती है, लेकिन रूरल एरिया में शट डाउन होता है 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, इस प्रकार के। नहीं तो फिर सिंगल फ्यूज लाइट चलती है। अब रूरल एरिया के बच्चे जानते हैं उसको, दिन में नहीं रात रहती, सिर्फ शाम को आती है। या फिर कुछ एग्रीकल्चर के लिए सिर्फ हाई वोल्टेज की लाइट कुछ टाइम के लिए दिया जाती है। समझ में आया बात आपको? तो ये जो फैसिलिटीज पाने के लिए लोग क्या करते हैं, रूरल एरिया छोड़ के शहरों में आते हैं। और शहरों में जो है, अगर अमीर लोग है, बहुत से ज़्यादा उनकी इनकम है, वो तो देश छोड़ के कुछ दिनों के लिए जाते हैं, या तो फिर परमानेंट रहने के लिए दूसरे देश में जाते हैं। इस प्रकार का ये माइग्रेशन का पॉइंट हमें इकोनॉमिक के अंदर हमें ये विश्लेषण उसका देता है। नेक्स्ट सोशल मतलब सामाजिक। अभी देखो सामाजिक, ये जो पॉइंट हमारा माइग्रेशन से कैसे कॉज करता है, इसके ऊपर कैसे काम करता है वो देखेंगे। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल फैसिलिटीज एंड मैरिज, ये जो कुछ शब्द हमारे सामने रखे। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, रूरल एरिया में या छोटे गांव में यह हमें बहुत नजर आता है। मतलब क्या, कास्टिज्म भी होता है, हर एक बच्चे का, हर एक व्यक्ति का नाम उसकी जात से पुकारा जाता है, ये उस जात का बच्चा है, वो उस कास्ट का बच्चा है। डायरेक्टली सरनेम से पूछा जा, वो कॉल करते हैं, क्यों करते हैं, या तो डायरेक्ट सरनेम पूछते हैं। आपको एक्सपीरियंस आया होगा, उसके पीछे राज होता है कि उसका सरनेम है, फिर सरनेम से फाइंड आउट होगा उसकी कास्ट कौन सी, या तो फिर कौन से गांव के आप हैं मुलाकात करते टाइम, तो भी वो फाइंड करने के लोग, ऐसे जो भेदभाव करने लोग है, डिस्क्रिमिनेशन वो करना चाहते हैं, वो लोग इस प्रकार का उसके ऊपर काम करते हैं। उसका बुरा असर लोगों के दिल पे या उसकी सेटलमेंट के ऊपर होता है। अगर इस तरह की कंडीशंस है तो वो लोग वहां से क्या करते हैं, फोर्सफुली माइग्रेट होते हैं। मतलब क्या, वो जगह छोड़ के जाते, फिर अन्य जगह जाते कि जहां पे ये कंडीशंस ना हो। सेकंड एजुकेशन, रूरल एरिया में हम देखेंगे एजुकेशन फैसिलिटीज बहुत कम है, प्राइमरी सेक्टर हाई स्कूल है, लेकिन कॉलेजेस नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं, इंजीनियर कॉलेज नहीं, अन्य कुछ हम सीखना चाहें तो वो वहाँ पे एजुकेशन नहीं है करके लोग क्या करते हैं, टेम्पररी या परमानेंटली माइग्रेशन होते हैं। हेल्थ के बारे में बहुत सारे इश्यूज है, जो भी कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रूरल एरिया में रहते लोगों को 4-5 गांव मिलके एक हॉस्पिटल होता है गवर्नमेंट का, और सिटी में अगर देखेंगे तो हम बहुत सारे प्राइवेट भी हॉस्पिटल रहते हैं और गवर्नमेंट के बड़े हॉस्पिटल रहते हैं जहाँ बहुत कुछ फैसिलिटी मिलता है। इस प्रकार का ये पॉइंट इसमें कवर होता है। देन मॅरेज, सोशल सामाजिक याच्यामध्ये मॅरेजचा पण उल्लेख केला है। मतलब क्या, मैरिज एक ऐसी चीज़ है कि लड़की लड़के के गांव जाती, मतलब वो माइग्रेट कर जाती, परमानेंट बेच जाती, वो चाहे लोकल हो या तो इंटरनल हो या तो एक्सटर्नल हो, एक देश से दूसरे देश हो या तो देश के अंदर हो या प्रदेश में हो। समझ में आए बात? तो सोशल फैक्टर इस प्रकार से डिटरमाइन करता है, किसके ऊपर डिटरमाइन करता है, वो तो माइग्रेशन के ऊपर डिटरमाइन करता है। और लास्ट वन हमारा पॉइंट है पॉलिटिकल फैक्टर्स, मतलब राजकीय परिस्थिति। पॉलिटिकल फैक्टर्स में है वॉर कंडीशंस और रेफ्यूजीज। हमने देखा इंडो पाक का जो डिवाइडेशन हो गया, उसमें बहुत बुरी हालत हो गई लोगों की,
लोग कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ इंडिया में आ गए, लेकिन वो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन तो लॉस हो गई, लेकिन वो सोशल डिस्टर्ब हो गए, उनके रहने के लिए घर भी नहीं थे। और फिर उनको भारत सरकार ने उनको सहारा दिया, जो हमारे इंडिया को अडॉप्ट किया। तो अडॉप्ट करने के बाद उनको बहुत सारे दिन लग गए सेटल होने के लिए। और इस प्रकार का ये इश्यूज रहता है। यानी अगर पॉलिटिकल दोनों देश के बीच में अगर झगड़ा चल रहा है, तो एक देश का डिवाइडेशन होता है, तो ये कंडीशन वहाँ से क्या होती है, जनरेट होती है। कहने का मतलब क्या है, अगर पॉलिटिकल कंडीशन दोनों देश की बाउंड्री भी, और दोनों देश के बॉर्डर के ऊपर के गांव में हमेशा धोखा रहता है, क्योंकि क्या है, हमेशा दो मिलिट्री वालों के बीच में हमेशा फायरिंग चलती है। तो इसकी वजह से वो क्या लोग वो वहाँ पे अस्थिर रहते हैं, अनस्टेबल रहते हैं करके। वहाँ का हमारे पॉपुलेशन कम है, वो लोग क्या करते हैं, खुद के व्यवसाय के लिए वो इलाका छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाते हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार का पॉलिटिकल कंडीशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इफेक्ट करता है माइग्रेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, और एक अच्छा कॉज है जिसकी वजह से माइग्रेशन होता जाता है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए हम यही रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्थलांतराचे लोकसंख्येवर होणारा परिणाम, मतलब कॉन्सिक्वेंस, वो देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।